हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के एस मुरारी आप सबको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रिपल्स व्हील इंडिया के एस मुरारी जीएस पर स्वागत करता हूं। आज के चर्चा के विषय में मैं आप लोगों के साथ इटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात कर रहा हूं। जैसा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जो संघर्ष किया गया था और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उभर के आई और उस राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का जो रिजल्ट हुआ, हालांकि उस रिजल्ट में ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं जा पाया, लेकिन ब्रिटिश की जड़ें भारत में जरूर हिला के रख दिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत के स्वतंत्रता की नींव और अधिक मजबूत होने लगी और अंततोगत्वा वैसे स्थिति में भारत की आज़ादी काफी नजदीक दिखने लगी। इसी बीच ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब वहां उदारवादी दल का सरकार बना और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उदारवादी नेता क्लेमेंट एटली जब पद ग्रहण करता है तो भारत के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए भारत के स्वतंत्रता के संदर्भ में कार्रवाई शुरू हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हम एटली की घोषणा की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता का कार्यभार सौंप देंगे। एटली ने इसी परिप्रेक्ष्य में बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की। तो हम यह देख रहे हैं कि एटली की घोषणा में यह कहा गया था कि जून 1947 से पहले भारत को आजाद कर देगा, यानी कि भारतीयों को सत्ता का कार्यभार सौंप देंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आए। वायसराय के रूप में माउंटबेटन माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आया। मार्च 1947 को भारत आया। क्लेमेंट एटली के आदेश पर वायसराय 22 मार्च 1947 को भारत आया और शीघ्र ही इन्होंने यानी माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। और इस वार्तालाप के बाद जो माउंटबेटन ने अपनी प्लान यानी अपनी योजना प्रस्तुत किया, उसे माउंटबेटन योजना कहा गया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी माउंटबेटन योजना के भी बात कर लेता हूं। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल जब भारत आए तो माउंटबेटन ने यहां की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया और यह विचार विमर्श 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच किया गया। तो कहने का आशय यह है कि 22 मार्च को क्लेमेंट एटली भारत आए और 23 को शायद छुट्टी मनाए होंगे और 24 तारीख से वो अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। यानी 24 मार्च से वो भारतीय नेताओं से भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में बातचीत करना प्रारंभ कर दिया और यह बातचीत 15 अप्रैल तक चला। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से
माउंटबेटन ने मुलाकात किया। गांधी जी से माउंटबेटन की प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई। उसके पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल से माउंटबेटन मिले। यानी सबसे पहले माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से मिले और मिलने के बाद माउंटबेटन गांधी जी से मिले और गांधी जी के से मिलने के बाद माउंटबेटन सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। जिन्ना से माउंटबेटन की मुलाकात कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, कृष्णा मेनन और मुस्लिम लीग के सचिव लियाकत अली खान के साथ हुई। यानी जिन्ना से मुलाकात करने से पहले इन लोगों का सहयोग लेते हुए माउंटबेटन जिन्ना से मिला और साथ देने वाले यानी जिन्ना और माउंटबेटन के बीच में जो मुलाकात करवाने वाले नेता थे उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, कृष्णा मेनन और उस समय मुस्लिम लीग के जो सचिव हुआ करते थे लियाकत अली खान, वो प्रमुख थे। माउंटबेटन इन सारे नेताओं से बातचीत करने के बाद यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। चूंकि अब ये ऐसा दौर आ चुका था कि मुस्लिम लीग की हठधर्मिता या यूं कहे कि जिन्ना की हठधर्मिता के कारण विभाजन अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि हिंसा फैल चुकी थी। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भारत में जो समस्या है उस समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में माउंटबेटन ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश बंटवारे के पक्ष में किया। यानी जो राष्ट्रवादी नेता देश विभाजन के पक्ष में नहीं था, उनमें से सबसे पहले माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया बुझाया कि देश विभाजन अपरिहार्य है, आवश्यक है, नहीं तो हिंसा जारी रहेगा। तो विभाजन के संदर्भ में सबसे पहले माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पक्ष में किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जवाहरलाल नेहरू को समझा बुझाकर बंटवारे के पक्ष में किया गया। गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। गांधी जी बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन परिस्थितियां वैसी बन गई थी कि गांधी जी ना हिंसा को तो समर्थन कर ही नहीं सकते थे, लेकिन परिस्थितियां वैसी बन गई थी कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस पर भी दबाव बनाना चाहे गांधी कि यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करती है तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। 2 अप्रैल 1947 को गांधी लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। इससे पहले माउंटबेटन सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को अपने पक्ष में कर लिया। गांधी जी नाराज थे, गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। तो इसी बात को लेकर 2 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी से मिले। उन्होंने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि जिन्ना यदि सरकार बनाना चाहे तो सरकार बनाने जिन्ना को दे दिया जाए। यानी गांधी यह भी चाहते थे कि यदि जिन्ना के द्वारा सरकार बनाने के बाद यदि देश विभाजन संभव नहीं है, देश विभाजन से बच जाए तो जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए। सबसे बड़ी बात गांधी उस समय कह दिए थे कि किसी भी हालत में देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, चाहे जिन्ना को ही सरकार बनाने क्यों न दिया जाए। माउंटबेटन को यह प्रस्ताव कुछ हद तक मंजूर था। माउंटबेटन गांधी के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए थे लगभग, क्योंकि गांधी विभाजन नहीं चाहते थे। माउंटबेटन को भी लगा कि शायद गांधी बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, यदि विभाजन बचाना है तो जिन्ना को ही सरकार बनाने दे दिया जाए। लेकिन इस सुझाव का जबरदस्त विरोध नेहरू और पटेल ने किया। नेहरू और पटेल किसी भी सूरत में जिन्ना को सरकार बनाने के पक्ष में नहीं था,
इसलिए गांधी जी का जो यह सुझाव था, जो माउंटबेटन को दिया गया था कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए, इस सुझाव को गांधी के इस सुझाव को नेहरू और पटेल ने काफी जोरदार विरोध किया और इसे वापस लेने के लिए, यानी गांधी जी जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को वापस लेने के लिए गांधी जी को बाध्य कर दिया। कांग्रेस और लीग नेताओं से बात करने के बाद माउंटबेटन लंदन चले गए और ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना पेश की। ब्रिटिश सरकार की सहमति से वे 31 मई को फिर वापस भारत आते हैं और कांग्रेस व मुस्लिम लीग नेताओं से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। फिर वैसी स्थिति में इन नेताओं की स्वीकृति पाकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं की स्वीकृति पाकर ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। ये 3 जून 1947, 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत किया गया। भारत विभाजन योजना, भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की गई। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, इसी को माउंटबेटन योजना कहा गया। माउंटबेटन योजना 3 जून की जो योजना है वह भारत विभाजन योजना है, या यूं कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस माउंटबेटन योजना के अनुसार हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में, भारतीय संघ और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। इस योजना का जो प्रस्ताव था उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान को 2 भागों में, यानी भारतीय संघ और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाए। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार ना हो। बंगाल और पंजाब में हिंदू एवं बहुसंख्यक मुसलमान जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के अलग अलग बैठकें बुलाई गई और यदि कोई भी पक्ष या प्रांत विभाजन चाहेगा तो उसे विभाजन कर दिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि बंगाल और पंजाब में जहां हिंदू बहुल है और जहां मुस्लिम बहुल है, उन अलग अलग हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदुओं की बैठक अलग किया जाए, मुस्लिमों की बैठक अलग कर दी जाए और दोनों अपने अपने बैठक में यह निर्णय ले सकता है कि विभाजन चाहे या ना चाहे। यदि विभाजन चाहता है तो उसे विभाजन कर दिया जाएगा। दूसरी बात माउंटबेटन योजना की जो थी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहता है। यानी संयुक्त भारत का जो विभाजन होगा वो या तो भारत में रहना चाहेगा या फिर पाकिस्तान में रहना चाहेगा। ये बातें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों को जनमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी लोगों का जनमत क्या है वो वहां के जनमत के आधार पर निर्णय लिया। पूर्व की बात जब करते हैं तो असम का जो सिलहट जिला था, तो असम के सिलहट जिले से इसी प्रकार के जनमत द्वारा निर्णय कराया जाएगा। वहां भी जो सिलहट के क्षेत्र के लोग थे, वहां के लोगों का मत के आधार पर ही उसे यह अधिकार दिया जाएगा कि वह पाकिस्तान में जाना चाहे या फिर हिंदुस्तान में। जहां तक देशी रियासतों की बात है तो भारतीय नरेशों के प्रति पुरानी नीति जारी रहेगी। सर्वोच्चता का अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिया जाएगा। यानी जो भी देशी रियासत है वो चाहे तो
भारत के संग में रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या नहीं तो फिर अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भी रह सकता है। यह भी देशी रियासतों के साथ यह प्रावधान इस माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया। इस माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों को स्वीकार कर लेने के बाद माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 में बैठक कर इसे स्वीकार कर लिया गया। यानी माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 में ही बैठक कर योजना को स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि माउंटबेटन योजना को जो भारतीय कांग्रेस महासमिति की जो बैठक हो रही थी उसमें स्वीकार करने प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत था, जो माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के प्रस्ताव को पढ़ा था, पेश किया था। पटेल और नेहरू ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया। यानी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा जो प्रस्तावित माउंटबेटन योजना था उसे वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया। गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में प्रारंभ में नहीं था, लेकिन उन दोनों नेताओं ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। ठीक, इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में सिंध कांग्रेस के नेता, यानी सिंध क्षेत्र का जो कांग्रेसी नेता था राम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये प्रमुख लोग थे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, यानी माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी, नेहरू और पटेल ये तीनों अब इस माउंटबेटन योजना को समर्थन दे चुके थे। तो कह सकते हैं कि गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पारित न हो सका। इतना बड़ा विरोध था कांग्रेस के अंदर भी कि माउंटबेटन योजना को गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से इसे पारित नहीं किया जा सका। मुस्लिम लीग की बैठक 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई। यानी दूसरी ओर एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ने इसे स्वीकार कर लिया, प्रमुख नेता, जबकि कार्य समिति में इसे पारित नहीं किया जा चुका था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 में दिल्ली में एक बैठक बुलाई और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। देखिए यहाँ दो पक्ष है। एक तरफ जहां मुस्लिम लीग इस माउंटबेटन योजना को पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया, जबकि वहीं कांग्रेस समिति की बैठक में इसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जा सका। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिला ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और इस प्रकार से विभाजन को स्वीकार किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो 18 जुलाई 1947 को एक्टिवेट हो गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947, सबसे पहले इसको देखा जाए कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को, जबकि 18 जुलाई को उसे स्वीकृति मिल गई।
इस अधिनियम के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों यानी दो अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दो डोमिनियन स्टेट्स यानी भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स के रूप में या दो डोमिनियन कंट्री के रूप में विभाजित कर दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को यानी दोनों अधिराज्यों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को स्वतंत्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत की स्थापना होगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई। मोहम्मद अली जिन्ना उस नए निर्मित पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना और चौधरी लियाकत अली उस नए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के रूप में आए। तो अलग जब पाकिस्तान हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना उस पाकिस्तान का गवर्नर जनरल के रूप में गए बन के और लियाकत अली उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में बने। भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त की आधी रात को हुई। कितने तारीख को? तो 14 अगस्त के आधी रात को हुई। और वैसी स्थिति में रात के 12 बजे यानी 14 अगस्त रात के 12 बजे और 15 अगस्त के प्रारंभ होते ही जैसे ही घंटा पूरा 11:59 बाद 12 पर जैसे ही घंटा बजा यानी 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट उस समय संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिया गया था, जब पूरे 14 अगस्त के रात्रि के 12 बजे यानी 15 अगस्त को प्रारंभ होते ही यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू को निकला था। संविधान सभा द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और 15 अगस्त की प्रातः यानी 15 अगस्त की सुबह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाया गया। तो इस प्रकार से भारत स्वतंत्रता को प्राप्त किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कैबिनेट मिशन, इटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 काफी महत्वपूर्ण रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं समझता हूं कि इटली घोषणा या यूं कहे कि इटली को जो 3 जून की जो घोषणा हुई थी वो माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस कर लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग गया तो आप के इस वीडियो को आप लाइक कर कमेंट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।